हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्राचीन भारत से एक एक क्रम के अनुसार वीडियोस पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करी थी और उसके बाद हम आज पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित अभी तक पूछे गए परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस पिछली नहीं देखी है तो मैं आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, तभी आपको आज का प्रश्नोत्तर भी समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वंश की अगर हम बात करें तो अभी तक के क्रम में हमने भारत के इतिहास में केवल मौर्य वंश को पढ़ा है, अर्थात मौर्य वंश की स्थापना 323 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के पश्चात हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर के? तो राजा घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको हरा करके कौटिल्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद कुषाण वंश भी आता है, गुप्त वंश भी आता है, मुगल वंश भी आता है, लेकिन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना रखी गई थी 323 ईस्वी पूर्व में। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है? तो कौन सा ऐसा राजा था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो राजा अशोक। जब हमने अशोक के बारे में पूरी बातें विस्तार पूर्वक पढ़ी थी तो आप सभी को पता है, हमने ये बताया था कि अशोक के अन्य अभिलेखों में उसके नाम अलग अलग दर्शाए गए हैं, सभी नामों को हमने पढ़ा भी था और देवनाम प्रियदर्शी जो नाम था वो भी राजा अशोक का ही था। राजा अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके शिलालेख जो है इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत से प्राप्त जो इसके मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक वर्धन भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इसके जो अन्य नाम थे वो मैंने आप लोगों को वीडियो में, अशोक की वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसके डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा ताकि आपको वो समझ में आने लगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य की वीडियो पढ़ी थी तो उस समय पढ़ लिया था कि इसका जो साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था और ईरान जो कि फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उत्तर पश्चिम में इसका जो साम्राज्य था वो हिंदू पर्वत तक फैला हुआ था। और मैंने पहले बताया था कि अभी तक के भारतीय इतिहास में जो कि हमने मौर्य साम्राज्य तक पढ़ा है, अभी तक के साम्राज्य में या अभी तक के भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक था जिसने इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहां पर कौन सा होगा? सबसे पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन की उसने स्थापना की थी। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन था। राजतंत्र का उद्देश्य केवल ये था कि निरंकुश कल्याणकारी राज्य को ही स्थापित करना। ये अशोक ने मुख्य रूप से अपने राजतंत्र की नींव रखने के लिए उसने स्वेच्छाधारी शासन को स्थापित किया था। अब हम पांचवें क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो ये किसके युग के साथ संबंधित है? ये है गुप्त वंश, जो कि गुप्त वंश हमने पढ़ा नहीं है, आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था वो इससे संबंधित था। तो हम ये सब बातें अगले वीडियोस में पढ़ लेंगे, ये क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था वीडियो में आपके एग्जाम्स में, तो मैंने इसको भी रखा था। अब अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। 269 में अशोक राजा बना था और उसके राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और हम ये बातें कर चुके हैं। इसमें नरसंहार को देख करके अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया था और उसने धर्म की नीति अर्थात धम्म नीति को अपना लिया था। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। और ये एक क्वेश्चन और भी यहां से महत्वपूर्ण आता है
कि इसका वर्णन 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, इसका वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में हुआ है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि कलिंग युद्ध हुआ था और उसके पश्चात उसने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति अपना ली थी। अगला क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की जो प्रशासन नीति थी उसमें कलिंग युद्ध के पश्चात में परिवर्तन आया, और कलिंग युद्ध के पश्चात जो परिवर्तन आया था वो यही था कि अशोक अब युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म की नीति अर्थात धम्म की नीति को अपना लिया था उसने, और उसने जाकर के धम्म की नीति में आगे प्रचार प्रसार भी किया था। तो ये सब बातें हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वह संत जिससे अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था, तो ऐसा कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो अशोक को किसने प्रभावित किया था? यहां पर नाम आता है उपगुप्त। तो उपगुप्त एक ऐसा बौद्ध भिक्षु था, या बौद्ध ऐसा कहेंगे संत था, जिसने कि अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति प्रभावित किया, और अंत में अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात धम्म नीति अपना ली और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और उसने बौद्ध धर्म में की शिक्षा किससे प्राप्त ली थी, या उसने दीक्षा किससे ली थी? तो उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। तो उपगुप्त उस समय बौद्ध भिक्षु था और उस समय बौद्ध का अनुयायी था। और यहाँ पर भद्रबाहु की भी बात करते हैं, तो भद्रबाहु से किसने दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से किसने दीक्षा ली थी? तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पहला तो उपगुप्त से तो अशोक ने दीक्षा ली थी, लेकिन अगर भद्रबाहु की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत कौन था? वो था मेगास्थनीज। आप सभी को पता है कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध की भरपाई के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, और उसने 4 प्रदेश दिए थे, और 4 प्रदेश के साथ साथ में मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है या विष्णुगुप्त भी है। तो अर्थशास्त्र में पूरी की पूरी शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है ये। तो ये कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ऐसा कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, जो कि उसी के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को भी हराया था। तो ये कौटिल्य द्वारा लिखी हुई रचना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। सिकंदर का पहले तो यहां से एक नाम और पढ़ लेते हैं कि सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम नदी के तट पर। हम बातें कर चुके हैं, सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे झेलम का युद्ध कहते हैं, या झेलम नदी को ही वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, या एक और बताया था आप लोगों को कि इसी नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। तो चाहे आपसे पूछा जाए झेलम नदी का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। तो ये जानकारियां यहां से थी। अब अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर, सबसे पहले तो बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर था कौन। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब भारत में जीत करके चला गया था तो अपना जीता हुआ प्रदेश सेल्यूकस निकेटर को देकर के चला गया था। अब 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, और उस युद्ध के पश्चात सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 प्रदेश देता है। 4 प्रदेश देने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। मेगास्थनीज को भेजता है इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य खुश होकर के या उपहार स्वरूप उसे 500 हाथी भी भेंट स्वरूप प्रदान करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसे 500 हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। तो ये क्वेश्चन से जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात
जो भारत का पूर्वी भाग था, क्योंकि वो सेल्यूकस निकेटर को सौंप करके चला गया था और जाते समय सिकंदर की मृत्यु 3 जाते समय यहां से 326 के युद्ध के पश्चात में उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि लगभग 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी। और उसके पश्चात यहाँ का भाग था, भारत का पूर्वी भाग, इसे सेल्यूकस निकेटर ही संभालता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। लेकिन हमने पढ़ चुके हैं ये बात कि बिंदुसार ने सबसे पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। सुसीम पूरी तरह से असफल रहा, जिसके पश्चात बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा था और अशोक ने उस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था। और उसके पश्चात तभी से जानने लगा था कि अशोक जो है उसमें राजा बनने की सभी क्वालिटीज हैं। तो ये जानकारी यहां से थी। और उस समय एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो मौर्य वंश से संबंधित कौन नहीं है? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य वंश की स्थापना रखी थी, नींव रखी थी। उसके बाद बिंदुसार बनता है, उसके बाद अशोक बनता है और ये इस प्रकार से क्रम में चलता है। लेकिन अजात शत्रु की अगर हम बात करें तो अजात शत्रु जो है वो मौर्य वंश से संबंध नहीं रखता है। तो ये बात आप लोगों ने पढ़नी पड़ेगी। तो और अगर अजात शत्रु मौर्य वंश से संबंध नहीं रखता है तो वो किस वंश से था? तो जब मैंने आप लोगों को हर्यक वंश पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि हर्यक वंश में ही अजात शत्रु के बारे में भी पढ़ाया था। तो ये बात है। और यहाँ हर्यक वंश की बात करें तो इसे पितृहंता वंश भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो अजात शत्रु था उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था, इसलिए इस जो हर्यक वंश था उसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सबसे पहले भारत आने वाला मेगास्थनीज ऐसा विदेशी यात्री था जो भारत आया था। ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। और इसके संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी रचना लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक रचना लिखी थी, जो कि अपने मूल रूप में नहीं पाई गई थी। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको सर्वाधिक प्रभावित किया था? ऐसी कौन सी पत्नी थी जिसने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो करुवाकी जो इनकी पत्नी थी, इनसे अशोक अत्यधिक प्रभावित था। ये जो थी अशोक की दूसरी पत्नी थी और राजकुमार तीवर की माता भी थी, एक मछुआरे की पुत्री थी। और अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए सभी अभिलेखों में उसकी एक ही रानी करुवाकी का ही उल्लेख मिलता है। जितने भी अशोक ने अभिलेख बनवाए थे उसमें केवल करुवाकी का ही उल्लेख मिलता है। तो इसलिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अशोक जो था वो अपनी दूसरी पत्नी करुवाकी से अत्यधिक प्रभावित था। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर जो था वो यूनानियों के साथ आया था, सिकंदर के साथ आया था। और सिकंदर तो वापिस चला गया था जिस प्रकार से उसके 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो उसका जीता हुआ प्रदेश था वो उसने सेल्यूकस निकेटर के पास छोड़ दिया था। और सेल्यूकस निकेटर को भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और हराने के पश्चात जो भारत के जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटे हुए क्षेत्र थे, 4 प्रांत, वो उसने वापस ले लिए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने यूनानियों को पूरी तरह से भारत से बाहर कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर के मगध राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के पश्चात कौन सा आया था? मौर्य वंश के पश्चात आया था शुंग वंश। ये बातें हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश की जिसने स्थापना की थी, उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी 185 ईस्वी पूर्व में। और क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ की सेना में ही सेनापति था, तो उसने इस प्रकार से शुंग वंश की नींव रखी। और मौर्य वंश को बृहद्रथ अंतिम शासक था जिसकी
पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी 185 ईस्वी पूर्व में। तो अगला क्वेश्चन, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार कर किस माध्यम से किया था? तो अशोक ने किस माध्यम से किया था? जैसा कि हमने जब अशोक की वीडियो पढ़ी थी तो उस समय ये पढ़ा था कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म महापात्रों की भी नियुक्ति की थी। तो उसने समूचे भारत में धर्म महापात्र बनाए थे जो कि धर्म से संबंधित दीक्षाएं देते थे, धर्म से संबंधित लोगों को जानकारियां देते थे, धर्म के प्रति लोगों को उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे और लगाव बढ़ाते थे। तो इसी प्रकार से अशोक ने धर्म महापात्रों को भेज करके भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। तो ये क्वेश्चन था जिससे जानकारी मिली। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा उल्लेख था? तो यहां से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 13वां शिलालेख था जिसमें कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में जो कि कलिंग युद्ध हुआ था इसकी पूरी जानकारी दी थी और युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म की नीति, धम्म नीति अपना ली थी। तो ये जानकारी कौन से शिलालेख में थी? 13वें शिलालेख में थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम राजधानी की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक किसने बसाया था? हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था और ये जो कि आगे चल के मौर्य साम्राज्य में भी राजधानी के रूप में रही थी। तो ये जानकारियां थी। उसके बाद है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र भी था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पूरा साम्राज्य बिंदुसार के को सौंप दिया था और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और अंत में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहां पर जाकर के 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ये जानकारियां थी जो कि इस क्वेश्चन से मिलती है। संलेखना विधि का अर्थ क्या होता है? संलेखना विधि का अर्थ होता है कि उपवास रख के अपने प्राण त्याग करना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य काल के दौरान जो था वो स्थानिक कौन था? स्थानिक एक ऐसा पद होता है जिसे कहा जाता था जिला प्रशासक। जिला प्रशासक था, उसी को स्थानिक भी कहा जाता था क्योंकि ये पद थे अलग अलग प्रकार के। तो अगर स्थानिक की बात की जाती है तो वो जिले को ध्यान रखता था और एक स्थानिक के अंतर्गत 10 गांव आते थे। एक स्थानिक के अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। तो ये जानकारियां थी इस क्वेश्चन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चाणक्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ये हम बार बार प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी, ये तीनों नाम चाणक्य के ही थे। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाए जाए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे और अगर आप सभी को पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से सुबह करंट अफेयर्स मिलती रहे और उसके साथ साथ जीएस के भी हर दिन एक दिन बाद एक दिन इस प्रकार से नोट्स मिलते रहे, क्लासेस मिलती रहे और उसके बाद में हम इसी प्रकार से टॉपिक खत्म होने के बाद में क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करते रहे। तो टेलीग्राम चैनल भी है ज्ञानकोश नाम से और फेसबुक पेज भी है ज्ञानकोश नाम से। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।